हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री टॉक। कैसे हैं आप? देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर हमें डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनना है तो हम कैसे बने। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर मैं डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनना है तो क्या रास्ता होगा, और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो से कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। क्या इंडिया में एक डिग्री कॉलेज का मतलब बीएससी एमएससी को जो कॉलेजेस होते हैं उसको हम डिग्री कॉलेज कहते हैं, क्या इंडिया में डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनना इतना आसान है? अब डिग्री कॉलेज का मतलब आप यहाँ पे आईआईटीज, एनआईटीज, आईसर्स, स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आप सब कुछ इसमें कंसिडर कर सकते हो, कॉलेजेस वगैरह। मैं हर उस इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे बीएससी एमएससी पढ़ाई जाती है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या तरीके हैं अगर हमें डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनना है तो क्या क्या हमें पॉसिबल, क्या क्या डिग्री हमारे पास होनी सबसे जरूरी है। सबसे पहले अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो आपका एमएससी होना बहुत जरूरी है। अगर आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, जिस भी फील्ड में अगर आप एक प्रोफेसर बनना चाहते हो, एमएससी तो मिनिमम आपकी होनी चाहिए। उसके बाद अब पहला ऑप्शन आपके पास आता है। अब एक्चुअली अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो 3 मेन ऑप्शंस होते हैं आपके पास। सबसे पहला, आप एक काम कीजिए, सीएसआईआर नेट क्वालिफाई कर लीजिए लेक्चरशिप का। अब सीएसआईआर नेट जो होता है ये एक एग्जाम होता है जो कि कंडक्ट करवाया जाता है साल में 2 बार, और ऑल ओवर इंडिया ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें 2 कट ऑफ लिस्ट लगती है, 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। एक होती है लेक्चरशिप और दूसरी होती है जेआरएफ। अब इसीलिए सीएसआईआर नेट एलएस एंड सीएसआईआर नेट जेआरएफ, मैंने ये 2 एग्जाम्स के बारे में यहाँ पे 2 सेपरेटली लिखा हुआ है। अब सीएसआईआर नेट के बारे में मैंने बकायदा एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, कभी आपको फुर्सत मिले तो देख लेना सीएसआईआर नेट क्या होता है। एक ही एग्जाम में 2 कट ऑफ लगती है, या तो आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो और या तो आप एलएस क्वालिफाई करते हो। अब लेक्चरशिप अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप हिंदुस्तान के किसी भी, आइडियली स्पीकिंग हिंदुस्तान के आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बट इतना आसान नहीं है। ये एलएस एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मतलब कहते हैं ना कि मिनिमम आपके पास लेक्चरशिप होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है, और ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, मैं कोई व्यूज लेने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। थोड़ा नेगेटिव भी बोलूंगा, थोड़ा क्रिटिसाइज भी करूंगा कुछ चीजों को लेके, और हो सकता है कुछ अगर कोई प्रोफेसर या कोई टीचर अगर मेरी इस वीडियो को देख रहा हो तो शायद वो नाराज भी हो जाएगा, क्योंकि मैं सिस्टम के खिलाफ बोलना पसंद करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम में जो खामियां हैं वो बताना बहुत जरूरी होता है। वरना लाखों बच्चे जो होते हैं हर साल वो इस उम्मीद में लेक्चरशिप क्वालिफाई करते हैं कि उन्हें परमानेंट नौकरी मिल जाएगी। देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप बीएससी के बच्चे हो या एमएससी के बच्चे हो, सिर्फ लेक्चरशिप क्वालिफाई कर लेने से आपको प्रोफेसर बन जाओगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, पॉसिबल होता है बहुत सारी जगहों पे जहाँ कंपटीशन ही ना हो, कहीं रूरल एरिया में, किसी गांव में कहीं पे कोई कॉलेज है जहाँ पे कोई लेक्चरशिप के लिए पोस्ट वैकेंसी निकल गई, कोई आया नहीं, और आप अगर लेक्चरशिप के लिए वहाँ चले जाते हो तो आपको मिल जाएगा। मतलब मिनिमम कम से कम आपके पास एलएस होना चाहिए। अगर आपके पास एलएस नहीं है, सीएसआईआर नेट का एलएस नहीं है, तो बहुत सारे स्टेट जो होते हैं ना वो सेट एग्जाम देते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ तो महाराष्ट्र में सेट का एक एग्जाम होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ना वो सिर्फ स्टेट यूनिवर्सिटीज में ही आपको प्रोफेसर बना सकता है। स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और क्रीम इंस्टीट्यूट हमारे पास इंडिया में 3 अलग अलग ABC ग्रेड आप कह सकते हो। क्रीम इंस्टीट्यूट में आईआईटीज, एनआईटीज, आईसर्स, एनआईएससी बैंगलोर, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स आते हैं। फिर आते हैं हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, कुल मिला के कुछ 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हमारे पास होती हैं, एनआईटीज हमारे पास होती हैं। और फिर हमारे पास आता है स्टेट यूनिवर्सिटी, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, पुणे यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी हो जाती है। तो अगर स्टेट यूनिवर्सिटी में कहीं पे आपको प्रोफेसर बनना है कॉलेज में, तो कुछ कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ कुछ स्टेट का, राज्यों का अपना खुद का भी एक एग्जाम होता है, सेट। अब सेट एक मिनिमम क्राइटेरिया हो जाता है फिर स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए। सेट क्वालिफाई करने से आप आईआईटी में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं बन सकते, वो सिर्फ स्टेट यूनिवर्सिटीज में या उनके कॉलेजेस में ही आपको प्रोफेसर बनने के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है। तीसरा एक तरीका होता है आपके पास कि आप सीएसआईआर नेट में जेआरएफ क्वालिफाई कर लें, जूनियर रिसर्च फेलो। अब जूनियर रिसर्च फेलो क्वालिफाई करने के 2 फायदे होते हैं। सर जी, बहुत बार क्या होता है, मान लीजिए मैं जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता हूँ पर मैं पीएचडी नहीं करना चाहता, गलती से मैं हो गया जेआरएफ क्वालिफाइड बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पीएचडी, तो मैं उस जेआरएफ के बेसिस पे मैं डिग्री कॉलेज में प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, या मैं उस जेआरएफ के बाद मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो जब आप सीएसआईआर नेट का पेपर देते हो, अगर आप सिर्फ एलएस पास होते हो तो आप सिर्फ प्रोफेसर बनते हो। अगर आप जेआरएफ पास हो जाते हो तो आप प्रोफेसर भी बन सकते हो और आप पीएचडी भी कर सकते हो। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जेआरएफ करने के बाद उन्हें पता चलता है, माइंड चेंज हो जाता है, नहीं यार मुझे ना पीएचडी में इंटरेस्ट नहीं है, जेआरएफ दे तो दिया बट मुझे पीएचडी करनी नहीं है, वो प्रोफेसरशिप के लिए क्लेम कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, बच्चा जेआरएफ लेता है, पीएचडी करता है, पीएचडी करने के बाद फिर उसे रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं होता, वो चाहता है कि नहीं मैं आके डिग्री कॉलेजेस में कहीं पे पढ़ाऊं या इंस्टीट्यूट में टीचिंग में उसको ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो पीएचडी के बाद भी वो प्रोफेसर बनने के लिए आ सकता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो, इतना ही तो आसान है, एमएससी करनी है, सेट क्वालिफाई कर लूं तो भी प्रोफेसर बन जाऊंगा, नेट क्वालिफाई कर लूं एलएस तो भी प्रोफेसर बन जाऊंगा, जेआरएफ ले लूंगा तो भी प्रोफेसर बन जाऊंगा, तो फर्क क्या?
फर्क है। फर्क स्टार्ट होता है कि इंटरव्यू। सी देखिए, जब आपके किसी कॉलेज में, अब आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आप क्रीम इंस्टीट्यूट में जाते हो, मैं इनको ऐसे लिखता हूँ लेवल वन, और मैं फिर लिखता हूँ लेवल 2, एंड देन मैं लिखता हूँ आपके पास लेवल 3। सी लेवल 1 इंस्टीट्यूट वो होते हैं जैसे IITs हो गए, NITs हो गए, है ना। फिर सेकंड इंस्टीट्यूट्स पे मैं लिख सकता हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हमारे पास आती हैं उनको आप लिख सकते हो। और थर्ड लेवल पे आप लिख सकते हो स्टेट यूनिवर्सिटीज, या आप लिख सकते हो कॉलेजेस जो स्टेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं। अब फर्क कहाँ पे आ जाता है, अगर आपको IITs या NITs में प्रोफेसर बनना है तो भैया सिर्फ LS से नहीं चलेगा, या सिर्फ सेट से नहीं चलेगा, सिर्फ JRF के बाद सिर्फ PhD से भी नहीं चलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम बड़े बड़े IITs NITs ये मांगते हैं कि आपकी MSc होनी चाहिए, MSc के बाद आपका PhD होना चाहिए, और PhD के बाद आपका कम से कम पोस्ट डॉक होना चाहिए। सी PhD के बाद एक और डिग्री होती है जिसको हम पोस्ट डॉक कहते हैं, पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज कहते हैं, वो होनी चाहिए। अब तब जाके आप किसी बड़े IITs NITs आईसर या IISc बेंगलोर जैसे इंस्टीट्यूट में आप प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको कंसिडर किया जाएगा। अब ये अनकहा रूल है, एक मतलब माना जाता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो ये रास्ता आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जा रहे हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जब आप प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करते हो तो रूल बदलते रहते हैं। कभी कहा जाता है नहीं PhD कंपलसरी है, कभी कहा जाता है नहीं LS से भी चलेगा। अब जो लेटेस्ट रूल सुनने में आया है वो मुझे पता नहीं क्या है, अभी नया रूल बन गया है, बट मैं इन जनरल पुराने रूल्स के हिसाब से बात करता हूँ। पहले ये कहा जाता था कि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी आपको प्रोफेसर बनना है तो आपका MSc कंप्लीट होना चाहिए। MSc के साथ साथ आपका अगर PhD हो जाती है तो आपको प्रेफरेंस मिलती है स्टेट यूनिवर्सिटीज में। अगर आपकी PhD होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तो आपको प्रेफरेंस मिलती है, आप वहां पे प्रोफेसर बन सकते हो। मतलब यहाँ पर भी एक तरीके से आप मान सकते हो कि PhD करना ही पड़ेगा आपको। क्वेश्चन उठता था स्टेट यूनिवर्सिटीज या स्टेट के कॉलेजेस में, जैसे मैं मुंबई में मैं रहता हूँ तो मुंबई में रुइया कॉलेज है, विल्सन कॉलेज है, या रूपरेल कॉलेज है, सोमैया कॉलेज है, अलग अलग कॉलेजेस होते हैं। जैसे आप अगर दिल्ली में भी चले जाओगे तो दिल्ली में भी अलग अलग कॉलेज होते हैं, आपने सुना होगा, है ना। तो अलग अलग कॉलेजेस में अगर आप जाते हो लेवल 3 पे, तो वहाँ क्या कंडीशन थी, सी वहां पर ना ऐसा कहा जाता था कि अगर आपके पास CSIR नेट है, यानी MSc के बाद आपकी MSc तो मिनिमम होनी चाहिए, उसके बाद या तो आपके पास CSIR में LS होना चाहिए, मैं CSIR नेट की जगह सिर्फ नेट लिखता हूँ। अगर आपके पास नेट LS है तो भी आपको प्रोफेसर बना लेंगे वो। अच्छा, अगर नेट क्वालिफाइड नहीं हो, मान लीजिए अगर आप सेट क्वालिफाइड हो तो भी आप लेवल 3 के जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज आती हैं, लेवल 3 मतलब गिरावा नहीं बोल रहा हूँ, उनको क्लासीफाई कर रहा हूँ सिर्फ, आप वहां जा सकते हो। अगर आप सेट क्वालिफाइड नहीं हो, अगर आपके मान लीजिए आपके पास PhD है तो भी आप वहां जा सकते हो। इनडायरेक्टली अगर आपने PhD कर रखी है तो आप लेवल 2 लेवल 3 में प्रोफेसर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने पोस्टडॉक कर रखी है तो आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। आप पोस्टडॉक करने के बाद लेवल 1 IITs में, NITs में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, स्टेट यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में कहीं पर भी प्रोफेसर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो प्रॉब्लम क्या है फिर? प्रॉब्लम ये शुरू हो जाती है कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में वैकेंसी निकलती है और पोस्टडॉक किए हुए बंदे भी वहाँ एप्लीकेशन लेके पहुंच जाते हैं। एक नॉर्मल कॉलेज में जहां पर आपका सेट क्वालिफाइड किया हुआ बच्चा अगर आके अप्लाई करता है, वहां पे नेट क्वालिफाई किए हुए भी आ जाते हैं, वहां पे PhD किए हुए भी बंदे आ जाते हैं। एक वैकेंसी के लिए 600 700 एप्लीकेशंस आते हैं। और देखिए, जब जहां पर ऐसा आता है तो वहाँ करप्शन होना बड़ा लाजमी है। मैं नहीं कहता हर जगह करप्शन होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये देखा है, कानून में सुनने आता है कि हाँ भी ये करप्शन होता है नहीं होता है, वी डोंट नो, वी कांट कमेंट ऑन दिस। जब तक हम अपनी नजरों से नहीं देख लेते तो हमें पता नहीं, एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, वी कांट से। बट जहां तक सुनने में आता है कि, और ऑब्वियसली हमें पता है जब कंपटीशन बढ़ जाता है तो करप्शन के बीच वहां बोए जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है कि प्रोफेसर बनना वैसे तो बड़ा आसान है, आपको स्टेट कॉलेज में बनना है या यूनिवर्सिटीज में बनना है, सेट क्वालिफाइड कर लो, प्रोफेसर बन जाओ, बड़ा सिंपल सा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए तो कम से कम PhD आपके पास होनी चाहिए। IITs NITs में बनना है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, तो MSc PhD पोस्टडॉक कर लो, आप प्रोफेसर बन जाओगे। अब एक और तरीका होता है, अब जो ये स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस होते हैं, इन्होंने एक नया तरीका निकाला हुआ है, उसको कहा जाता है CHB, क्लॉक आवर बेसिस पे। क्लॉक आवर बेसिस मतलब जैसे कोचिंग क्लासेस में हम पढ़ाते हैं ना, घंटे का 500, घंटे का 1000, घंटे का 1200, उसको कुछ कुछ जगहों पे एडहॉक भी कहा जाता है ना। अब ये क्लॉक आवर बेसिस का प्रॉब्लम क्या है, ये इनमें फर्क नहीं पड़ता आप LS क्वालिफाइड हो नहीं हो, सेट क्वालिफाइड हो नहीं हो, नेट क्वालिफाइड हो नहीं हो, इनको फर्क पड़ता है सिर्फ आपका MSc होना चाहिए। अगर कॉलेज को जरूरत है, और आपका कुछ कुछ कॉलेजेस भाई बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, वो कहते हैं नहीं भैया LS होना चाहिए, तो ही हम परमानेंट नहीं करेंगे,
ये CHV परमानेंट नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ ऐसे कोचिंग क्लासेस वाले कहते रहते कभी भी लात मार के निकाल देंगे आपको, वैसे CHV क्लॉक आवर बेसिस पे आपको रखेंगे, घंटे का कुछ पैसा देंगे, आप जितना घंटा महीने के लेक्चर्स लोगे, जब प्रोफेसर, इज्जत पूरी प्रोफेसर वाली मिलेगी पर औहदा नहीं मिलेगा, वो परमानेंट नहीं हो गया। आप प्रोफेसर बने रहोगे, क्लॉक आवर बेसिस पे आप वहाँ पे काम करोगे। कभी वैकेंसी आई उस कॉलेज में, अगर मान लो 3-4 साल बाद, 5-6 साल बाद कभी वैकेंसी आई और आप क्लॉक आवर बेसिस पे काम कर रहे हो, तो फिर वो इंटरव्यू वाले प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब आप कहीं इंटरव्यूज में बैठते हो प्रोफेसर बनने के लिए, तो इंटरव्यूज में हर एक चीज के मार्क्स होते हैं। मार्क्स मतलब भाई अगर स्टेट यूनिवर्सिटी में भी अगर एक प्रोफेसरशिप की वैकेंसी निकलती है, स्टेट यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ जो कि सबसे मिनिमम लेवल पे बात करते हैं, IITs NITs की तो बात ही अलग है, उनका क्राइटेरिया बड़ा फिक्स होता है कि उनको PhD पोस्ट डॉक तो कम से कम चाहिए। उसमें भी मैं आपको एक मजे की बात बता दूं, बहुत जगहों पे ऐसा सुनने में आता है, बहुत जगहों पे ऐसा रूल कहा जाता है कि अगर आपको IITs NITs में प्रोफेसर बनना है, या तो PhD या तो पोस्ट डॉक अब्रॉड से होनी चाहिए। अगर इंडिया में बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाना है, कहीं फॉरेन कंट्री से PhD या पोस्ट डॉक 1 साल 2 साल 3 साल की हो सकती है, आपकी मर्जी, आप कितना करना चाहते हो। पर कहीं कहीं बोलते हैं कि मिनिमम 2 साल की होनी चाहिए, कहीं बोलते हैं मिनिमम 3 साल की पोस्ट डॉक होनी चाहिए। मतलब MSc के बाद PhD के बाद पोस्ट डॉक 2-3 साल की होनी चाहिए, तब जाके आप कहीं IITs NITs IISER JNC SR ISC बेंगलोर लेवल 1 इंस्टीट्यूट में आप प्रोफेसर बन सकते हो, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, बट हम बात करते हैं सबसे लोवेस्ट लेवल पे। मतलब मान लीजिए कल को एक मध्य प्रदेश में बैठा हुआ एक बच्चा बोलता है कि मुझे डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, मेरे शहर के फलाना ढिमकाना कॉलेज में मुझे प्रोफेसर बनना है, जो कि एक नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, तो आपको इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। अब इंटरव्यू में होते हैं मार्क्स, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर 100 मार्क्स होते हैं। अब सबसे पहले बहुत यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट तो एक कंडीशन, कुछ रूल बनाते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं, मिनिमम इतना आप कैलकुलेट कर लीजिए। आपका MSc है तो जैसे मान लीजिए अगर आपने LS क्वालिफाई किया है, नेट LS क्वालिफाई किया है, तो आपको वो 10 मार्क्स दे देंगे। अब मार्किंग अलग अलग हो सकती है अलग अलग यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू लेने वालों की। मैं एक जनरल तरीका बताता हूँ। आपका LS क्वालिफाइड है, वैसे ही आपको 10 मार्क्स मिल गए। आपका सेट भी क्वालिफाइड है, मान लीजिए आपको 5 मार्क्स मिल गए। अच्छा, आपका PhD भी किया हुआ है आपने, तो मान लीजिए कुछ 20-25 मार्क्स दे देते हैं वो। आपका पोस्ट डॉक भी किया हुआ है, पोस्ट डॉक अगर आपका है तो और 20 मार्क्स ले लीजिए आप। अब सोचिए, एक मध्य प्रदेश के किसी गांव में या बिहार के किसी गांव में एक कॉलेज में एक वैकेंसी निकलती है और वहां पर एक पोस्ट डॉक किया हुआ बंदा पहुंच जाता है। अरे वो तो 40-50 नंबर तो वो वैसे ही इंटरव्यू में लेके चला गया। और जो सिर्फ नेट सेट क्वालिफाई करके आया है, वो बंदा सिर्फ बैठ के देखता होगा PhD पोस्ट डॉक करने वाले बंदे आ गए। हाँ, वो अलग बात है कि इंटरव्यू में किसका सिलेक्शन होता है किसका नहीं होता है, वो डिपेंड करता है भैया इंटरव्यू में क्या होता है। बट ये एक प्रोसेस होता है इन जनरल कि आप जितना डिग्रियां हासिल करते रहोगे उतना आपका इंटरव्यू में मार्क्स इंक्रीज हो जाती है, आपके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा, अगर यार सर अगर उस बंदे ने पोस्ट डॉक ही कर रखी हो तो स्टेट यूनिवर्सिटी में क्यों आएगा, वो IITs में भी चला जाएगा। भैया देखो, जब वक्त खराब होता है तो इंसान कहीं भी पहुंच जाता है। अगर मान लीजिए उस समय कहीं IITs NITs में वैकेंसी ही ना निकली हो और उस समय अगर उसको बहुत अर्जेंट जरूरत हो, तो पोस्ट डॉक करने वाले भी, क्योंकि हमने ऐसे भी एग्जाम्पल देखे हैं जहाँ पे 12वीं पास के लिए रेलवे में भर्तियां 12वीं पास वालों के लिए होती हैं, वहाँ पे PhD करने वाले भी एप्लीकेशन डाल के वहाँ पे उस नौकरी के लिए चले जाते हैं। जहाँ मंत्रालय में चपरासी की नौकरी निकलती है, वहाँ पर भी BSc MSc PhD किए हुए बंदे भी अप्लाई कर लेते हैं। तो हालत ऐसी है कि वैकेंसीज बड़ी कम होती हैं और डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई वाला फंडा हो गया है। आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, मैं डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, सीरियसली डोंट टेक माय दिस वीडियो इन अ नेगेटिव वे। बहुत बच्चे, अब क्रिटिक्स बहुत आएंगे, अब मैं थोड़ा साउंड भी क्रिटिक करता हूँ, मेरी थोड़ी बोलने के तरीके भी बड़ा नेगेटिव होता है। मैं नेगेटिव नहीं हो रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ सतर्क करना चाहता हूँ कि देखो भैया, आप सपना देखना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। आप भी अपने नाम के आगे प्रोफेसर लगाना चाहते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर, जो भी आप बनना चाहते हो। लेकिन जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि वहां चलने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास है। आंख बंद करके अगर आप उस रास्ते पे चलोगे, कल को अगर वहां फेल हो जाओगे। वो छिछोरे पिक्चर की एक बहुत अच्छी लाइन मुझे याद आ रही है कि सफलता की तैयारी तो सब करते हैं, आप प्रोफेसर बन जाओ, मेरे घर पे मिठाई का डब्बा भेज देना, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। लेकिन हम फेलियर की तैयारी क्यों नहीं करते? मान लो अगर कल को हम प्रोफेसर नहीं, हमें पता होना चाहिए क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, हमें पता होना चाहिए क्या क्या हमारे साथ वहाँ गेम हो सकता है, हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हमें पॉइंट्स को कलेक्ट करना है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि मान लो अगर ये हमारे बस की बात नहीं है, हमें पहले से अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम कोई दूसरा बैकअप ऑप्शन रेडी रखें। बहुत बच्चे होते हैं, मैंने देखा, वो क्लॉकर बेसिस पे, बच्चे क्या मैं बोल रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं बहुत सारे जो मेरे साथ MSc किए हुए थे, पढ़े हुए थे, वो क्लॉकर बेसिस पे आज भी डिग्री कॉलेजेस में लगे हुए हैं। 5 साल 6 साल हो गए उनको लगे हुए, इस उम्मीद में कि किसी दिन एक परमानेंट वैकेंसी आएगी और हमारा वहाँ सिलेक्शन होगा।
और हम वहाँ पे जाके हमको कॉलेज परमानेंट पोस्ट दे देगा। आप सोचिए अगर एक वैकेंसी आती है और वो क्लॉकर बेसिस वाला बंदा है, हाँ अगर वो सेट क्वालिफाइड है या नेट क्वालिफाइड है, तो अगर मान लो कल को कोई पीएचडी वाला वहाँ पे आ गया, अगर वो पीएचडी वाला आ गया वहाँ उस एक वैकेंसी के लिए, तो देखो इसके चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं। तो सी ये सब पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स, बहुत सारी चीजें चलती हैं, बहुत सारी चीज होती है। तो सिर्फ सिंपल भाषा में मैं बताना चाहता था, अगर प्रोफेसर बनना तो ये सारी चीजें। दूसरी बात मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, सिर्फ नेट क्वालिफाई कर लेना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप परमानेंट प्रोफेसर बन जाओगे। वो तो एक मिनिमम क्राइटेरिया है। जैसे इंटरव्यू में बैठने से पहले आपकी एमएससी पास होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया होता है, वैसे ही प्रोफेसर बनने के लिए नेट, सेट, जेआरएफ या पीएचडी होना एक मिनिमम क्राइटेरिया है। ये गारंटी नहीं देता कि आप प्रोफेसर बनोगे ही बनोगे। ये यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, जैसे यूपीएससी में होता है ना, यूपीएससी में अगर आप मान लीजिए वो कुछ हजारों बच्चे एग्जाम देते हैं पर वो कुछ 800-900 बच्चों को ही सिलेक्ट करते हैं, तो ये गारंटी हो जाती है कि अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है तो मुझे नौकरी पक्का मिलेगी। यहाँ सीएसआईआर नेट में ऐसी कोई गारंटी नहीं है। और यहीं पे मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूँ, यहीं पे मैं एक पॉइंट उठाना चाहता हूँ कि आप साल में 2-2 बार सीएसआईआर नेट करवाते हो, आप 2-2 बार जेआरएफ निकलवाते हो। चलो जेआरएफ की तो बात छोड़ दो, आप एलएस पे एलएस दिए जा रहे हो। हर साल इंडिया में बच्चे जो एमएससी करते हैं वो सीएसआईआर नेट में एलएस के लिए फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, 1000 रुपए, 500 रुपए, 1500 रुपए फीस होती है। सेंटर्स भी बड़े दूर दूर होते हैं, मुंबई के बच्चे पुणे जाते हैं, वहाँ हैदराबाद तक बच्चे चले जाते हैं महाराष्ट्र से एग्जाम देने के लिए। एलएस क्वालिफाई करने के बाद बच्चे को ये गारंटी नहीं होती है कि मुझे परमानेंट नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मान लीजिए जून का महीने में, इस जून के महीने में ऑल ओवर इंडिया अगर 50,000 बच्चों ने एलएस क्वालिफाई किया, तो क्या 50,000 वैकेंसीज थे? अगर 50,000 बच्चे एलएस क्वालिफाई कर रहे हैं तो क्या 50,000 वैकेंसीज थे? क्योंकि आप दिसंबर में फिर से एग्जाम करवाओगे और दिसंबर में एग्जाम करवाने के बाद फिर से मान लेते हैं और 40,000 बच्चों को आप एलएस क्वालिफाई करवा दोगे। मतलब कुल मिला के अगर एक साल में 1 लाख बच्चे एलएस क्वालिफाई करते हैं, तो क्या उस एक साल में 1 लाख वैकेंसी निकली थी क्या? कि सरकार सिर्फ ऐसे ही एलएस क्वालिफाई करवाते जा रही है? एलएस क्वालिफाई क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इससे जो बच्चे होते हैं वो इस उम्मीद में बैठे होते हैं एलएस तो क्वालिफाई हो गया, हमें परमानेंट जॉब नौकरी मिलेगी मिलेगी मिलेगी, इस साल नहीं अगले साल, अगले साल नहीं उससे अगले साल। सोचिए कितना वक्त बर्बाद हो जाता है। जिस उम्र में उस बच्चे को परिवार का फाइनेंशियल सिचुएशन की जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी, जिस उम्र में बच्चे को कमाना चाहिए था, शादी ब्याह दुनिया भर का काम होता है, उस उम्र में ये इस उम्मीद में बैठा होता है कि इस साल मेरा एलएस क्वालिफाई हो गया, मुझे परमानेंट नौकरी मिलेगी। लेकिन पता चलता है कि 3 साल तक उसको कोई परमानेंट नौकरी नहीं मिली और हर साल, हर 6 महीने में एक लॉट निकलता जाता है जो एलएस क्वालिफाइड है। 3 साल के बाद कहीं पे 4 वैकेंसी आती हैं किसी एक कॉलेज में, वो भी फिर रिजर्व सिस्टम की वजह से, चलो मान लेते ओपन सिस्टम में, ओपन में चली जाती हैं, जनरल में, एससी में चली जाती हैं, एसटी में चली जाती हैं। उसमें भी अगर किसी कॉलेज में 10 सीट भी आ गई हैं, सोचो कितनी बड़ी बात है। 10 सीट निकलना बहुत बड़ी बात होती है। अब वो 10 सीट में जनरल के लिए होंगी, एससी के लिए होंगी, एसटी के लिए होंगी। सोचिए फिर से कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है, उसमें आपका कितना चांसेस होगा? क्योंकि जब तक आप 4 साल वेट कर रहे थे, ऐसा तो नहीं हुआ था कि 4 साल में बच्चे क्वालिफाई। ये मैं कड़वी बातें कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग, हो सकता है इस वीडियो के बाद मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट आएंगे नीचे, आई एम प्रीटी श्योर बहुत लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे, बहुत बच्चे कहेंगे तुम बच्चों को डिमोटिवेट कर रहे हो, तुम नेट्स के या सरकार के खिलाफ बोल रहे हो। आई डोंट नो क्या क्या लोग बोलेंगे, जज करेंगे, क्या क्या करेंगे। मैं हकीकत बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एमएससी पास करके मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अभी तक सेटल नहीं हुए, इतने फ्रस्ट्रेटेड, इतने इरिटेटेड हो चुके हैं कि यूं समझ लो कि वो सुसाइड के पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। नेट क्वालिफाइड हैं, सेट क्वालिफाइड हैं, सब कुछ उनके पास है, लेकिन फिर भी उन्हें परमानेंट नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं। उन्होंने हजारों रुपए इस नेट और गेट की सेट की तैयारी में बर्बाद किए, लगाए, पर आज तक उन्हें कोई गारंटी नहीं है। वो सीएचबी पे काम कर रहे हैं, कभी इस कॉलेज में, कभी उस कॉलेज में, और अगर कभी वैकेंसी आती हुई है तो पहले तो रिजर्वेशन सिस्टम की वजह से वो बाइफरकेट हो जाती है, और जब बाइफरकेट होकर एक पर्टिकुलर कैटेगरी में 2-3 सीट्स आती भी हैं तो एक वैकेंसी के लिए मारामारी बढ़ जाती है। तो सी ये एक प्रॉब्लम है जो मैं ऑनेस्टली रेज करना चाहता हूँ। मैं इसमें सजेशन क्या दे सकता हूँ? अगर आप मुझसे पूछो, वैसे मैं बहुत कुछ इंसान हूँ सजेशन देने के लिए, मेरी कोई इतनी बड़ी औकात नहीं है कि मैं सजेशन दूं, बट एक सजेशन मेरे दिमाग में आता है, एक टीचर होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते। आप यूपीएससी से प्रेरणा क्यों नहीं लेते? यूपीएससी उतने ही बच्चों को क्वालिफाई करवाती है, पास करवाती है जितनी उनको जरूरत है। अगर देश में मुझे 800 आईपीएस, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर चाहिए तो मैं 800 को ही पास करवाऊंगा। मैं उनको ही कहूंगा देखो तुम क्वालिफाइड हो,
मैं 900 या 1000 को क्वालिफिकेशन नहीं दूंगा। सी इसके ड्रॉबैक हो सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपने अपने सजेशन दो, आपको क्या लगता है क्या चेंजेस इसमें आना चाहिए। मैं अपना एक सजेशन देना चाहता हूँ, सही गलत हो सकता है, अब ब्यूरोक्रेट जो हमारे सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो शायद इसके बारे में ज्यादा अच्छे से पता करेंगे तो उनको पता चलेगा, बट हम क्यों ना उतने ही बच्चों को क्वालिफाई करें जिस साल, बाकियों को बोले आप अगले साल ट्राई करो, या एटलीस्ट हम एक डेडलाइन दें कि आपका एलएस जो होगा वो अगले 3 साल तक वैलिड है, 3 साल में हम आपको पक्का एक डिग्री कॉलेज में देंगे। सी ये जो एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है, अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। रिसेंटली मैं एक न्यूज़पेपर कटिंग के अक्रॉस आया जो कि महाराष्ट्र से डील करती थी, ठीक है। उस न्यूज़पेपर कटिंग में मैंने देखा, ये देखिए ये न्यूज़पेपर कटिंग है, कि महाराष्ट्र में 10,000 प्रोफेसर्स की जगह खाली है डिग्री कॉलेजेस में, पर महाराष्ट्र में 31,000 नेट क्वालिफाइड बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे हैं, 41,000 सेट क्वालिफाइड बच्चे हैं जो वेट कर रहे हैं, और 15,000 पीएचडी पास्ट स्टूडेंट हैं जो वेट कर रहे हैं। एडॉक पे, जिसको सीएचबी बेसिस हम कहते हैं, 35,000 बच्चे हैं हमारे प्रदेश में जो फिलहाल वेट कर रहे हैं। ये सिचुएशन है। सरकार ने कहा था कि हम ऑलमोस्ट 40% जगह भरने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ मिला के 11% जगह ही भरी जा रही हैं। सी ये एक प्रॉब्लम है। आप सोचिए, जिन इतने बच्चे, वैकेंसी देखिए और स्टूडेंट जो वेटिंग लिस्ट में खड़े हुए हैं, आप उनकी तादाद देखिए, तो यहाँ कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नाइंसाफी जरूर हो रही है। कुछ तो हमारी सरकार में हमारे ब्यूरोक्रेट जो आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जो पावर रखते हैं, उन्हें कुछ तो इसका एक रास्ता निकालना चाहिए। बिकॉज ऐसे हम क्या कर रहे हैं पता है, एक टैलेंटेड यूथ का जो पूल है, उस जिसने बहुत मेहनत करके नेट क्वालिफाई किया, सेट क्वालिफाई किया है, पीएचडी क्वालिफाइड किया है, वो सिर्फ बैठा हुआ है। इतना हाई पोटेंशियल ह्यूमन रिसोर्स को हम सिर्फ बैठाए रख रहे हैं, उन्हें फ्रस्ट्रेशन दिए जा रहे हैं, उन्हें एंजाइटी दिए जा रहे हैं, और वो बच्चे फिर जाके क्या करते हैं, छोटा मोटा जॉब देके खुद को सेटल कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है हमारी सरकारों को, या जो हमारे पावर में बैठे हुए लोग हैं, उन्हें इस चीज का एक नोटिस लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को या किसी को, जो भी बंदा पावर में है, और एटलीस्ट कुछ इसका एक सोल्यूशन निकाल के बाहर देना चाहिए कि इतने बच्चे वेटिंग लिस्ट में ना रहें। 10,000 की वैकेंसी पे अगर इतने बच्चे वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए हैं, कब हम ये वेटिंग लिस्ट को 0 पे लेके आएंगे? कब हम कहेंगे कि हमारे यहाँ एक भी ऐसा पढ़ा लिखा बच्चा या क्वालिफाइड बच्चा नहीं है जो बेरोजगार है? सोचिए। सो दिस इज व्हाट आई रियली वांटेड टू ब्रिंग इन लाइमलाइट, या मैं बताना चाहता था। और मैं ये इसलिए भी कहना चाहता हूँ, जो बच्चे अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपने आंख नाक कान खुले रखिए और अपना ऑप्शन भी हमेशा रेडी रखिए। सिर्फ एक ऑप्शन के सहारे मत रहिएगा। ट्रस्ट मी, मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है, मैं खुद उस चीज से भुगत रहा हूँ। सिर्फ एक ऑप्शन लेके चलोगे ना, आगे आने वाले टाइम में बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ फायदा हुआ होगा। रियली इस वीडियो का मोटिव या इंटेंशन किसी को इंसल्ट करना, या किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में, या किसी यूनिवर्सिटी को, या किसी प्रोफेसर को, या किसी भी इंडिविजुअल को इंसल्ट करना या कुछ करना नहीं था। बस सिर्फ इंफॉर्मेशन पास करना था। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जितना हो सके, ताकि जो भी बच्चे बीएससी एमएससी की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले टाइम में प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वो इन सब चीजों से पहले से अवेयर रहें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।